है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना शुरू किया था। प्रस्तावना को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा था। पहला हमने देखा था कि शासन शक्ति या सत्ता का स्रोत क्या है, और हमने जाना था कि शासन शक्ति या सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है। ठीक है। दूसरा हमने बांटा था सत्ता का स्वरूप, और सत्ता के स्वरूप को हमने देखा था, उसको 5 उसमें बिंदु है। क्या? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और समाजवादी। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये क्या है? हमारे सत्ता के स्वरूप है 5। और तीसरा जो हमने बांटा था, सत्ता का उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो हमने पहला जान लिया था कि शासन शक्ति और सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है। आज हम दूसरा जानते हैं, सत्ता का स्वरूप, जिसमें हम जानते हैं सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है, सोवरेन से क्या मतलब है। SOVEREIGN, इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब है एक ऐसे राष्ट्र से, एक ऐसे देश से जो अपने समस्त आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है, एक ऐसे देश से है जो अपने सभी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और संप्रभुता किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राज्य क्या है। देखो, राज्य शब्द ना 3 परिप्रेक्ष्य में यूज होता है मुख्यतः। पहला, एक स्वतंत्र देश से, और राजनीति विज्ञान में राज तत्व का राज्य का यही मतलब है। पहला, राज्य का क्या मतलब है, एक स्वतंत्र देश, ठीक है, जिसकी 4 चीजें होती है, जिसकी 4 विशेषता होनी चाहिए। पहला, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी उसका भूभाग होना चाहिए, उसकी सरकार होनी चाहिए अपनी, वहां उसकी सरकार होनी चाहिए उस राष्ट्र की, और वो संप्रभु होने चाहिए। ठीक है। तो पहला तो हमने देखा कि राज्य का मतलब होता है एक स्वतंत्र देश। दूसरा, राज्य हम प्रांत के परिप्रेक्ष्य में यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, है ना। दूसरा, राज्य का मतलब होता है प्रांत के परिप्रेक्ष्य में। तीसरा, राज्य का मतलब होता है सरकार, जो शासन चलाने का कार्य करती है। ठीक है। तो ये राज्य के 3 तत्व हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब एक ऐसे राष्ट्र से है जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। अब ये आंतरिक निर्णय क्या है? आंतरिक निर्णय जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्णय। सामाजिक निर्णय जैसे कि अब हमारा ये देश है, भारत देश है, ये अमेरिका या दुनिया का कोई देश तय नहीं करेगा कि भारत किसको रिजर्वेशन देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता, यहाँ पर महिलाओं की, बालिकाओं की शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा अपना सामाजिक मैटर है, हमारा अपना आंतरिक मामला है। आर्थिक मामला जैसे भारत को अपने बजट में क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, उसको अपना बजट कैसे बनाना चाहिए, ये हमारा अपना आर्थिक मामला है। राजनीतिक मामला जैसे सत्र की जो सदन है उसकी बैठक होगी कि नहीं होगी, हमारे देश में दल कितने होंगे, चुनाव कब होगा, कैसे होगा, ये सब हमारे अपने राजनीतिक मामले। यानी ये जो हमारे आंतरिक मामले हैं, कोई भी, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, इनमें किसी भी तरह का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा क्या हमने बोला, बाह्य मामले। बाह्य मामले जैसे विदेश नीति, भारत को रूस के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं ये अमेरिका तय नहीं करेगा। चाहे अमेरिका 50% टैरिफ लगा दे, चाहे 150% टैरिफ लगा दे, भारत रूस के साथ कैसे रिश्ते रखेगा ये उसकी अपने विदेश नीति तय करेगी। भारत इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, और हम जानते हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष का सदस्य, उसका लीडर है। तो भारत पर कोई ये दबाव नहीं बना सकता कि भारत विश्व के किस देश के साथ कैसी नीति रखता है, किस देश के साथ कैसे संबंध रखता है। पाकिस्तान अगर हम पे हमला करता है तो हम बदले में उसको हमला करते हैं। ठीक है। हम अपने देश की सुरक्षा, अपने हित के लिए अगर कोई निर्णय लेते हैं, अपने राष्ट्र हित में कोई निर्णय लेते हैं, हमें किसी से के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमारी जो विदेश नीति का हिस्सा है, इसको विश्व का कोई दूसरा देश तय नहीं करेगा। तो यही मतलब है कि कोई भी देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय में पूर्णतः स्वतंत्र है, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो हम देखते हैं कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय में पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अब अगर आपसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से एक प्रश्न लिखने के लिए आ जाए मेंस का, देखिए प्रश्न क्या है कि भूमंडलीकरण के दौर में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है, चर्चा कीजिए। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो युग है, वहां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो आदर्श है वो अप्रासंगिक है। क्यों अप्रासंगिक है, आप बताएं उसको। तो आप किसी भी चीज को नकार नहीं देंगे, नहीं, हम तो स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हम अपना जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र लेते हैं। ठीक है। आपको जो पहले वो बोल रहा है कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन का जो युग आया है वहां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, यानी हर व्यक्ति हर मामले में स्वतंत्र नहीं है निर्णय लेने के। पहले आपको इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पहले तो ग्लोबलाइजेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, आप जो उसका तर्क है वो आप बताएंगे। तीसरा, आप अपना मत रखेंगे। ठीक है। हमेशा याद रखना, प्रश्न लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो प्रश्न पूछा गया पहले उस चीज को इंट्रो दीजिए। ठीक है। दूसरा, उस प्रश्न के तथ्य को प्रकट कीजिए, जो बोल रहा है उसकी बात को रखें, अपना मत रखें।
और लास्ट में जो निष्कर्ष हो वो फ्यूचरिस्टिक हो या उस कंटेंट से रिलेटेड हो, यानी भविष्य पर आधारित उसका हो, निष्कर्ष हो, ठीक है, जो निष्कर्ष है वो भविष्य पर आधारित हो, दूरदृष्टि को दिखाता हो, सॉल्यूशन देता हो, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए मोस्टली, ठीक है। तो हम इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे? हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का युग आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जो युग है, भूमंडलीकरण का जो युग है, उसमें हम 2 तथ्य से बता सकते हैं कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन के युग में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जो अवधारणा है वो थोड़ी अप्रासंगिक हुई है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो युग है, यहाँ पे सभी देश आपस में क्या कर रहे हैं? निकटता बढ़ा रहे हैं, उनके आपस के बीच की जो संबंध है वो प्रगाढ़ हो रहे हैं, और जब 2 लोगों के बीच संबंध बनते हैं तो कुछ मुद्दे उभरते हैं, ठीक है। जैसे आपके और मेरे बीच कोई हम अड़ोसी पड़ोसी हो और हमारे बीच कुछ रिश्ते होते हैं, तो कुछ चीजें मुझे लगेगा कि यार भाई ये तुम सही कर लो, कुछ आपको लगेगा यार भाई अब थोड़ी ये सही कर लो, है ना। तो आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो वैश्विक मुद्दे होते हैं, जैसे आतंकवाद का मुद्दा हो गया, पर्यावरण का मुद्दा हो गया, मानवाधिकार का मुद्दा हो गया, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा हो गया, ये क्या है हमारा? ये वैश्विक मुद्दे हैं। ये एक देश को प्रभावित नहीं करते, ये सभी देश को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कोई एक देश निर्णय लेने के स्वतंत्र नहीं है। आप पर्यावरण प्रदूषण धुआंधार करते जाएं, आप इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं, नीतियां बनी हुई हैं, समितियां बनी हुई हैं, आपको उसका पालन करना होगा, वरना आपको दंड देना पड़ता है ना। तो कुछ मुद्दों में कुछ ऐसे वैश्विक मुद्दे जिसमें कोई भी राष्ट्र, भारत भी, कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है। कोई भी आतंकवाद, आप देखते हैं आतंकवाद कोई भी राष्ट्र खुलकर नहीं आता कि भाई मैं आतंकवादी राष्ट्र हूं। क्यों? क्योंकि एक वैश्विक मुद्दा है। वैश्विक मुद्दा है मतलब सभी देश इसके खिलाफ है। अगर आप कोई राष्ट्र बोल दे कि मैं आतंकवादी हूं, आतंकवादी राष्ट्र जो आतंकवाद को पनाह देता है वो भी नहीं चिल्ला के बोलता है कि भाई मैं आतंकवादी हूं या मेरे देश में आतंकवादी है। पाकिस्तान कभी बोलता है कि मेरे देश में आतंकवादियों को शरण मिलती है? नहीं बोलता, है ना। तो ये वैश्विक मुद्दे जहां पे सभी देश मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, क्योंकि सभी को प्रभावित करते हैं। तो जो वैश्विक मुद्दे हैं वहां पे कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, तो ये बोला गया। पर्यावरण के मुद्दे में आप स्वतंत्र नहीं है। मानवाधिकार में कहीं भी मानवता के अधिकारों का हनन होता है, मानवाधिकार हम जानते हैं मूल अधिकार अलग होते हैं, फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं जो किसी देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, और मानवाधिकार का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो मानव के रूप में जन्मा हो, मानव होने के नाते उसे जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, वो मानवाधिकार होते हैं, ठीक है। तो अगर मानव होने के किसी भी देश का हो, किसी भी दुनिया का हो व्यक्ति, तो अगर मानवाधिकार का कहीं भी उल्लंघन होता है तो हम देखते हैं कि विश्व के लोग बोलते हैं, सब कश्मीर का मुद्दा था, विश्व के अन्य देशों ने हस्तक्षेप किया। चीन में है जो मुसलमानों की जो स्थिति है, वहां पे देखो लोग बोलते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों पे बोला जाता है। जब विश्व का कहीं भी कोई भी मुद्दा होता है अगर मानवाधिकार संबंधित है, सभी देश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तो स्वतंत्र है। बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो वैश्विक मुद्दा होता है। तो जो भी वैश्विक मुद्दा है हमने देखा वहां पे कोई देश स्वतंत्र नहीं है निर्णय लेने के लिए। तो एक ये कारण है कि बोला गया कि भाई तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अवधारणा कहां सही हो रही है? कोई भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहां है? दूसरा ये बोला गया कि जितने भी भूमंडलीकरण के दौर में हम देखते हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO हो गया, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, विश्व बैंक जो हो गया, जितनी भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं क्या करती हैं? अपने सदस्य देश, जो उसके सदस्य देश होते हैं, उनकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती हैं। जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, सब जो उसके सदस्य देश है उसकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती हैं, उनपे इसकी सीमाएं और लिमिटेशंस लागू होते हैं। तो फिर कोई देश कैसे यहां पर संप्रभु हुआ, ये कहने की कोशिश कर आप ऐसे तर्क देंगे 2 बिंदुओं में, ठीक है। फिर आप अपना मत रखेंगे कि वस्तुतः वैश्वीकरण के दौर में कुछ मुद्दे जो वैश्विक मुद्दे हैं, कुछ जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको छोड़कर भारत आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी भारत में आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श जीवित है, जीवांत है, कुछ वैश्विक मुद्दों को छोड़ करके। जहां तक रही बात WTO, IMF की या विश्व बैंक की, तो भारत स्वेच्छा से इनका सदस्य है। भारत स्वेच्छा से इनका सदस्य, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत इनका सदस्य बना है, और अगर वो चाहे तो इससे इस्तीफा दे सकता है, यानी इससे इसकी सदस्यता को त्याग सकता है। तो हम देखते हैं कि जो संस्थाएं हैं ये भारत के संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अब वो कंपनी आपको धूप में जॉब करवाए, चाहे छाया में करवाए, चाहे ठंड में करवाए, आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने स्वेच्छा से वो सर्विस ज्वाइन की, आपने स्वेच्छा से वो नौकरी ज्वाइन की है, आपको किसी ने बाध्य नहीं किया, आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हुआ। उसकी अपनी लिमिटेशन है, उसकी अपने कुछ सीमाएं हैं, दायरे हैं, कुछ नियम कानून है संस्था के, जिसे आपने स्वेच्छा से अपनाया। खेल का ले लीजिए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, जो मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, धूप में पसीने से लथपथ हो रहे होते हैं, ठंडियों में, कौन कोई उन्हें मजबूर कर रहा होता? नहीं, उन्होंने स्वेच्छा से वो अपनाया। क्यों? ताकि उनका समाज में अपना एक स्टेटस हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, एक सम्मान हो उनका, है ना। तो जो चीजें स्वेच्छा से स्वीकार की गई हैं, इसका मतलब उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, वो आज भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जितने भी संगठन हैं, भारत स्वेच्छा से इनका सदस्य देश है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श आज भी जीवित है, जीवांत है, वो प्रासंगिक है, ठीक है। दूसरा हम सत्ता के स्वरूप में जानते हैं समाजवादी। सत्ता का पहला स्वरूप हमने समझ लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। दूसरा हम समझते हैं समाजवादी, सोशलिस्ट से क्या मतलब है।
समाजवादी देखिए एक विचारधारा है, समाजवाद एक विचारधारा है। जैसे आप सुनते होंगे पूंजीवाद, समाजवाद, कार्ल मार्क्सवाद, ये सब क्या है? विचारधाराएं हैं। तो समाजवाद भी क्या है? विचारधारा है, जिसके कुछ तत्व होते हैं। जैसे समाजवाद के तत्व, समाजवाद सोशलिज्म के तत्व अगर हम देखें तो क्या क्या है? संपत्ति का समाजीकरण, तत्व मतलब वो तो उसका गुण क्या है? समाजवाद का गुण क्या है? तो क्या है? संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। हम जानते हैं संपत्ति का या तो निजीकरण होता है या फिर समाजीकरण होता है। अगर संपत्ति का निजीकरण होता है तो ये क्या है? पूंजीवाद है, ठीक है, जहां स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अगर संपत्ति का समाजीकरण हो रहा है यानी सामाजिक हो रही है तो क्या है? मतलब ये हमारा समाजवाद है, यहां पर समानता को महत्व दिया जाता है। तो पहला समाजवाद का तत्व क्या है? उसकी विशेषता क्या, उसका गुण क्या है? कि संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। दूसरा, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा, मजदूर तथा वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए। चौथा, शोषण विहीनता, ठीक है। ये समाजवाद के कुछ क्या है? प्रमुख तत्व है, ठीक है। अगर हम व्यवहार में समाजवाद को बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक साम्यवाद या मार्क्सवाद, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो जो साम्यवाद है, साम्यवाद, इसके समर्थक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के नाम पर ही इसको मार्क्सवाद भी कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स इसके समर्थक है, प्रमुख समर्थक हैं, कह सकते हैं इसके जन्मदाता हैं। और इसके अन्य समर्थक कौन कौन से हैं? लेनिन, माओ, ये सब ठीक है, साम्यवाद या मार्क्सवाद के समर्थक हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, जैसे आज हम व्यवहार में देख रहे हैं, विश्व के अनेक देश इसके समर्थक हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद साम्यवाद या मार्क्सवाद से अलग क्यों है? क्योंकि उद्देश्य तो दोनों का एक है, चाहे आप मार्क्सवाद लें या साम्यवाद लें, यानी साम्यवाद मार्क्सवाद लें या लोकतांत्रिक समाजवाद लें, दोनों का उद्देश्य एक ही है। क्या है? दोनों जो समाजवाद के जो तत्व हैं, चाहे वो संपत्ति का समाजीकरण हो, समानता हो, मजदूर तथा वंचित वर्गों का कल्याण हो, शोषण विहीनता हो, ये सभी समाजवाद के जो उपरोक्त तत्व हैं इनको प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इनके साधन अलग अलग हैं। इनको प्राप्त करने के इनके क्या है? साधन भिन्न है। साधन कैसे भिन्न है? जैसे मार्क्सवाद बोलता है वो वर्ग हिंसा, क्रांति, वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा में विश्वास करता है। साम्यवाद या मार्क्सवाद कहता है कि भाई वर्ग संघर्ष होना चाहिए, जो उच्च वर्ग है, जो पूंजीवाद है, जो शोषित है और शोषक है, उनमें संघर्ष होना चाहिए, क्रांति करना चाहिए जो शोषित है उसको, और हिंसा में विश्वास रखता है कि भाई किसी भी तरह समानता जो तत्व है इनको प्राप्त करना चाहिए। और उसका मानना है मार्क्सवाद का कि जब हिंसा होगी, क्रांति होगी, संघर्ष होगा तो निश्चित रूप से समाजवाद आएगा, एक जो शोषित वर्ग है वो विजयी होगा। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। तो ये मार्क्सवाद मानता है कि वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा के द्वारा हम क्या ला सकते हैं? हम समाजवाद के मूल तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। वही लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक साधनों द्वारा क्या लाएंगे? समाजवाद लाएंगे। लोकतांत्रिक साधन कैसे? जैसे हम चुनाव करेंगे, चुनाव की प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है, संसद में कानून लाएंगे, योजनाबद्ध क्या करेंगे? विकास करेंगे, यानी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम इत्यादि चलाकर हम समाज में धीरे धीरे क्या लाएंगे? समाजवाद लाएंगे, समाजवाद के मूल तत्वों को प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई बहुत उच्च वर्ग है जिसके पास बहुत ज्यादा धन और संपत्ति, किसी के पास संपत्ति का संकेंद्रण है, बहुत धन है, तो हम उस पर अधिक से अधिक टैक्स लगाएंगे, कर वसूली करेंगे। जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करेंगे। क्या कहता है हमारा? ये हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है। यानी लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक साधनों से समाजवाद लाने का क्या करता है? प्रयास करता है, समाजवाद लाने पर विश्वास रखता है। वही कार्ल मार्क्स, हम जानते हैं कि वर्ग हिंसा, क्रांति, वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा के द्वारा समाजवाद लाने का क्या करता है? प्रयास करता है, या उसका क्या है? समर्थक है। तो भारत में समाजवाद का आदर्श मौजूद है, भारत में समाजवाद का आदर्श मौजूद है, लेकिन भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन फिर भी ये लोकतांत्रिक समाजवाद से भी विशिष्ट है। जो पश्चिम का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उससे विशिष्ट है, और अपनी विशिष्टता के कारण ही इसका समाजवाद अलग है। हालांकि संविधान में समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया। हमने देखा हमारी प्रियम्बल में समाजवाद दिया कि भारत में समाजवाद होगा, और समाजवाद क्या है हमने आपको बताया, लेकिन समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया। 1982 में 1992 में डीएस नगारा केस में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद को परिभाषित किया और समाजवाद के कुछ तत्व बताए, जैसे आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, वंचित और शोषण वर्ग जो है उनका कल्याण करना, और शोषण विहीनता लाना, यानी समाज में किसी भी तरह का शोषण ना हो, शोषण की समाप्ति। देखिए मैंने आपको देखिए बोर्ड में समझाया है। डीएस नकारा केस, ठीक है, डीएस नकारा केस 1982 में भारतीय समाजवाद की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इसके कुछ तत्व बताए, जैसे आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना, शोषण की समाप्ति करना। ये डीएस नकारा केस 1982 में 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए उसके कुछ तत्व बताए हैं भारतीय समाजवाद की, ठीक है। तो इस प्रकार जो भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद का संबंध सरकार की समाजवादी नीतियों से है, भारतीय समाजवाद का संबंध सरकार की समाजवादी नीतियों से है। भारतीय समाजवाद के केंद्र में कहीं भी निजी
या पूंजीवाद या पाश्चात्य समाजवाद को जगह नहीं दी गई है। भारतीय समाजवाद के केंद्र में संपत्ति का निजीकरण, सामाजिकरण, ये मुद्दे या इसके केंद्र में नहीं है। भारतीय समाजवाद के केंद्र में संपत्ति का निजीकरण या सामाजिकरण नहीं है। तो इसके केंद्र में है क्या? इसके केंद्र में है कि हम आय की असमानता को कम करेंगे, हम जीवन स्तर की असमानता को कम करेंगे, हम शोषण विहीनता को लाएंगे, यानी एक ऐसा समाज होगा जहां किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो वंचित और मजदूर वर्ग है उनका कल्याण करेंगे। और कैसे करेंगे? सरकार अपनी सरकारी नीतियों, अपने सरकारी नीतियों के द्वारा करती है, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके द्वारा करती है। हम देखते हैं सरकार जो वंचित वर्ग है उनके लिए कितनी सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं लाती है, लोक कल्याणकारी नीतियां लाई जाती हैं, चाहे वो महिला हो जो हाशिए पे रह गए हैं, महिला हो, कोई भी वंचित वर्ग हो। साथ ही हम ये भी देखते हैं, एक समय था जब ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि को बस आरक्षण दिया जाता था। समाज ने देखा, सरकार ने देखा कि एक ऐसा उच्च वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी देखिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया। क्या है? ये समाजवाद का ही उदाहरण है कि कोई व्यक्ति हाशिए पे ना रह जाए, कोई छूट ना जाए। तो भारतीय समाजवाद जो है वो पाश्चात्य का समाजवाद नहीं है, और भारतीय समाजवाद साम्यवाद भी नहीं है। तो भारतीय समाजवाद क्या है? भारतीय समाजवाद के केंद्र में न निजीकरण है, न सामाजिकरण है। भारतीय समाजवाद के केंद्र में सरकार अपनी नीतियों के द्वारा समाज में समानता लाने का प्रयास करेगी। और भारतीय समाजवाद का यह मानना है कि निजीकरण और समाजीकरण, जो पाश्चात्य समाजीकरण है, दोनों का सह अस्तित्व संभव है, को एग्जिस्टेंस संभव है, यह भारतीय समाजवाद मानता है। यही कारण है कि जो भारतीय समाजवाद है वो पाश्चात्य समाजवाद से भिन्न है, क्योंकि पाश्चात्य समाजवाद मानता है कि भाई अगर निजीकरण है तो समाजीकरण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भारतीय समाजवाद मानता है कि पूंजीकरण और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व संभव है। ठीक है, जहां पे समाज में जो समानता लाने का कार्य कौन करेगा? सरकार करेगी अपनी सरकारी नीतियों के द्वारा। अगर कोई उच्च वर्ग है, बहुत ज्यादा धनवान है, तो क्या करेंगे? धनवान वर्ग जो होता है वो धनिष्ठ लोगों से क्या करेगा? अत्यधिक से कर वसूलेगा और उनके कर का पैसा वंचित और शोषित वर्गों के लिए लगाएगा। इस प्रकार सरकार धीरे धीरे समाज में कल्याणकारी योजनाओं इत्यादि के माध्यम से समाज में समानता लाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये भारतीय समाजवाद है जो पाश्चात्य के समाजवाद से विशिष्ट है। तो कोई आपसे पूछे कि भारतीय समाजवाद कैसा है, तो आप हमेशा याद रखना, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन फिर भी ये पाश्चात्य के समाजवाद से भिन्न है। और क्यों भिन्न है? क्योंकि ये मानता है कि पूंजीकरण यानी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व संभव है। यही कारण है कि भारतीय समाजवाद पाश्चात्य समाजवाद से विशिष्ट है, भिन्न है। ठीक है, हमने इसे कर दिया। अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए मेंस का, ठीक है, लिखने के लिए दिया जाए, चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति ने, भारत में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, भारत में नई आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को समाप्त कर दिया। टिप्पणी कीजिए। तो आप इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? पहले तो आप नई आर्थिक नीति को परिभाषित करेंगे, जहां आप बताएंगे कि नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी। इसको बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल। ठीक है, 1991 में, जिसके तहत एलपीजी सुधार को लाया गया। ठीक है, तो पहले आप नई आर्थिक नीति क्या है उसको बताएंगे, फिर आप बताएंगे समाजवादी विरोधी नीति क्यों इसको कहा जाता है, फिर लास्ट में आप अपना मत देंगे। तो चलिए इसको प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि नई आर्थिक नीति क्या है। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, नई आर्थिक नीति के तहत एलपीजी सुधार को लागू किया गया। एल मीन्स लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि नियम, जो प्रक्रिया है इत्यादि को सरल और उदार बनाना। ठीक है, कोई भी निजी काम शुरू करते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर है जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए नियम और प्रक्रिया को क्या करना? सरल बनाना। पहले बहुत जटिल थी, तो क्या करना? उसको लिबरलाइज करना, सरल बनाना। इसी को बोला गया लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, यानी जो सरकारी कारखाने हैं उनको निजी क्षेत्र को सौंपना। कोई भी सरकारी कारखाना हो, कोई भी चीज, जैसे हम देखते हैं कि सरकार, अभी देखा हमने एयरपोर्ट एयर इंडिया को बेचा, ठीक है, इत्यादि जो भी चीज पड़ी हुई है बेकार में, तो सरकार को ये उद्देश्य नहीं रखना चाहिए कि मुझे लाभ कमाना है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लोगों का कल्याण करना है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को बढ़ावा देना, यानी सरकारी कारखाने इत्यादि जो है उनको निजी क्षेत्रों में सौंपना। ठीक है, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। ठीक है, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ये हमारा नई आर्थिक नीति के तहत जो एलपीजी सुधार लाया गया 1991 में, ये उसका ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये मतलब होता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो नई आर्थिक नीति है जिसके तहत एलपीजी सुधार को लाया गया 1991 में, इससे क्या हो रहा है? इससे जो पूंजीवाद है, निजीकरण है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। पूंजीवाद और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, पूंजीवाद निजीकरण क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। यही कारण है कि आरोप लगा कि जो नई आर्थिक नीति है जिसमें जो एलपीजी सुधार लाया गया, उसके बाद पूंजीकरण को या पूंजीवाद को, निजीकरण को बढ़ावा मिला और समाजीकरण जो है, समाजवाद क्या हुआ? कमजोर हुआ, समाजीकरण कमजोर हुआ। ये आरोप लगाया गया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे?
ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में समाजवाद जो पाश्चात्य का समाजवाद है उससे इतर परिभाषित किया गया है। भारत का समाजवाद पाश्चात्य समाजवाद से भिन्न है, जहां पे संपत्ति का निजीकरण या समाजीकरण केंद्र में नहीं है। इसके केंद्र में क्या है? इसके केंद्र में समानता होनी चाहिए, शोषण विहीनता होनी चाहिए, वंचित और जो गरीब वर्ग है उसका कल्याण होना चाहिए, ये इसके केंद्र में है। तो पहला कि हमारे जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद है, उसके केंद्र में तो संपत्ति का निजीकरण या समाजीकरण नहीं है। इसके केंद्र में वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण विहीनता, समानता इत्यादि है। एक और तर्क देंगे आप कि ठीक है, नई आर्थिक नीति के तहत जो एलपीजी सुधार लागू किया गया या लगाया गया, लाया गया, उसके तहत निजीकरण या पूंजीवाद मजबूत हुआ, लेकिन फिर भी समाजवाद समाप्त नहीं हुआ। कैसे? हम आज भी देखते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो आज भी गरीब वंचित वर्गों के पक्ष में होती हैं। आज भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो भी पिछड़ा वर्ग रह गया है उसको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाशिए पे जो रह गए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कोई लिंग विशेष भी पीछे रह गया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, कोई थर्ड जेंडर हो, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का दिनों दिन क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और सरकार की जो नीतियां हैं वो लोक कल्याणकारी नीतियां होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जितनी भी लोक कल्याणकारी जो नीतियां चलाई जा रही है, इस बात की संकेतक है, इस बात की ओर संकेत करती हैं कि भारत में समाजवाद समाप्त नहीं हुआ है। निसंदेह निजीकरण मजबूत हुआ है, निसंदेह पूंजीवाद मजबूत हुआ है, लेकिन समाजवाद समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि भारत की नीतियां, सरकार की नीतियां आज भी लोक कल्याणकारी नीतियां होती हैं, वंचित और गरीब वर्ग के पक्ष में लाई गई नीतियां होती हैं। तो हमने दो चीजें समझ ली सत्ता के स्वरूप में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है और समाजवाद का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक को समझेंगे, गणराज्य क्या है समझेंगे, और पंथ निरपेक्ष को समझेंगे। अभी 3 चीजें बची हुई हैं सत्ता के स्वरूप में। ठीक है, 2 चीजें हमने कंप्लीट कर ली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो बड़ा हो जाता है वरना आपको इसे भी बढ़ा देंगे, फिर आप देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।